नमस्ते। और आज हम साहित्य पढ़ने वाले हैं। और जो मुगल कालीन साहित्य है उसमें भी मैं आपको एक चीज कहूंगी छोटी सी, कि यहाँ पे भी हमें ज्यादा रटने पे फोकस नहीं करना है, हमें बहुत आराम से इसे क्या करना है, रीड करना है। और आज हम पढ़ते वक्त ही तय कर लेंगे कि कौन सी चीजें हमें याद करनी है या कौन सी चीजें हमें दिमाग में रखनी है और कौन सी हमें छोड़ के क्या करनी है, आगे बढ़नी है। ठीक, तो चलो आओ अब आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हाथ जोड़ के भवानी को याद करते हैं कि भाई देखो, आप जो हमारी माँ हो वो हमें क्या करो, सहायता करो ताकि ये इतनी खतरनाक चीजों से हम क्या कर पाए, पार पड़ पाए। तो देखो मुगल कालीन साहित्य, अब सबसे पहला है ना, एक जनरल चीज दिमाग में रखो। क्या जनरल चीज दिमाग में रखनी है कि मुगल कालीन साहित्य ना तो वो उर्दू में होगा, ना वो बहुत ज्यादा हिंदी में होगा, ना वो बहुत ज्यादा संस्कृत में होगा। जो भाषा इस पूरे टाइम में सबसे ज्यादा हिट रहेगी ना, वो फारसी होगी। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि उर्दू होगी, नहीं, फारसी भाषा है। तो ये कॉमन सेंस पे रखना कि जो ज्यादातर मुगल साहित्य है वो कौन सी भाषा में है, फारसी। तो एक कीवर्ड फिक्स कर लो कि यार मुगल कालीन साहित्य की बात होगी ना तो हमें सबसे ज्यादा किसकी याद आनी चाहिए, फारसी भाषा की जो है वो हमें क्या आनी चाहिए, याद आनी चाहिए। पहली तो ये चीज दिमाग में फिट कर लो। कर ली। अब देखो आज हम सीखेंगे कि कैसे इतना इजी कर देंगे इन सारी चीज को। अब फिर हमें देखना है पहली किताब तुजु के बाबरी। अब देखो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। पूरे मुगल काल में दो ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखा है, जिन्होंने बेसिकली ये तय कर लिया था कि हमारी जो आत्मकथा है, जो भी हमने अपने जीवन काल में किया है, हम किसी दूसरे को क्यों बताए भाई, हम खुद से ही लिख लें। और ये सही भी है। देखो प्राइवेसी रीजन से भी सही है कि अगर आपकी जिंदगी में आपने कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, कुछ नटखटपन किया है, तो वो आपको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। आप दूसरे को क्यों बताओ भाई, वो दूसरा आपका राजदार हो जाएगा। तो इन्होंने ये डिसाइड किया था कि यार हम अपनी सारी बातें जो हैं वो खुद ही लिख देंगे। तो ये तुजुक के बाबरी। अब तुजुक और ए पे कई बार है ना हम ज्यादा फोकस करते हैं, हमें सिर्फ बाबरी पे फोकस करना है। अब जब बाबरी है यानी कि बाबर की क्या है, आत्मकथा है। उपनाम क्या होगा, बाबरनामा। लेखक कौन होगा, बाबर खुद। और इसकी भाषा कैसी होगी, चूंकि वो चगताई तुर्क था तो इसकी भाषा क्या होगी, चगताई तुर्की भाषा। सिंपल। तो दूसरी चीज हमें जो अपने दिमाग में रखनी है, रटनी नहीं है बिल्कुल भी, ना बार बार पढ़नी है, बाबरी। ठीक है, या हम इसे क्या कहेंगे, बाबरनामा। क्या कहेंगे, बाबरनामा। लिख दिया। कौन लिखेगा भाई, बाबर स्वयं लिखेगा, बाबर खुद लिखेगा। आगे खुद ही बता रहा है कि बाबर खुद लिखेंगे। और जो है इसकी भाषा जो है वो क्या होगी, क्योंकि बाबर चगताई तुर्क था तो चगताई तुर्की भाषा होगी। कैसी होगी, चगताई तुर्की भाषा होगी। ये सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। पहले पेज में आगे चलते हैं, मस्त। हाँ, अब देखो इसी बुक का, कौन सी बुक का, अब देखो हमने क्या क्या पीछे दो कीवर्ड पढ़े कि जितना भी मुगल कालीन साहित्य है हम कौन सी भाषा में पढ़ेंगे, फारसी भाषा में पढ़ेंगे। एक दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम ये देखेंगे कि पहली जो हमने पढ़ी है वो बाबरी है या बाबरनामा है, या उसे हम क्या कहते हैं, बाबरनामा कहते हैं। और ये जो बुक है बाबरनामा, ये सिंपल 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 याद रखना है कि बाबर सही खुद ही लिखेंगे और चगताई तुर्क भाषा में लिखेंगे। कौन सी भाषा में लिखेंगे, चगताई तुर्क भाषा में ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसका अनुवाद, अब इसका अनुवाद कौन करता है जी, तो इसका अनुवाद जो है बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन ये सारे लोग हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ वो पिन पॉइंट चीज देखनी है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो जैन खा, पढ़ लो कि हाँ जैन खा ने कहा है। पायंदा हसन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पायंदा जो हसन है उन्होंने फारसी में हुमायूं के काल में इसका क्या किया था, अनुवाद किया था। तो याद रखना कि बाबरनामा को फिर फारसी में कैसे पढ़ा जाए। तो एक हसन नाम के आदमी थे, पायंदा हसन, उन्होंने हुमायूं के काल में इसको अनुवादित किया था। बस इतना ही, ज्यादा रटना नहीं। फिर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रहीम खान खाना, उन्होंने भी फारसी में किया लेकिन अकबर के टाइम। अब दिमाग में थोड़ा धीरज रखो और एक मिनट सोचो कि अच्छा ठीक है, बाबरी ना या बाबरनामा तो वो लिखी तो तुर्की भाषा में गई है, फिर उसको फारसी में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो दो काल है, एक हुमायूं का काल है, एक अकबर का काल है। जब हुमायूं का काल होगा तो पायंदा हसन को ले आना, और जब अकबर का काम है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। अब्दुल रहीम खान खाना वो मतलब उन्होंने कितना मस्त काम किया है उस पूरे टाइम के अंदर, बहुत सारे अनुवाद किए हैं। तो सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर देखो अब ये नाम मीर अबू तालिब तुर्बाती, ये फारसी के टाइम, शाहजहां के टाइम। अब ये शाहजहां का कैसे याद रखोगे, इतना लंबा चौड़ा नाम है, मीर भी, अबू भी, तालिब भी, तुर्बाती भी। हम सिर्फ मीर याद रखेंगे, सिर्फ क्या याद रखेंगे, मीर। अबू तालिब तुर्बाती पे हम सिर्फ अपनी क्या रखेंगे, आंखें रखेंगे। भले आजमाइश करके देख लीजिएगा, आराम से आपको ये याद रहेगी। फिर देखो इंग्लिश में मैडम बवारिज, इंग्लिश में कौन है, मैडम बवारिज है। तो ये सिंपल सी चीज है,
आगे बढ़ जाऊं, और आज ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे ताकि चीजों को ज्यादा आप रटोगे ना तो भूलोगे। अब फिर से पिछले कीवर्ड लिख देते हैं और आप भी साथ साथ पिछले कीवर्ड लिखते जाइए। तो हमारा पहला कीवर्ड था फारसी, हमारा दूसरा की जो पहली पुस्तक हमने देखी वो बाबरी थी, या वो क्या थी, बाबरनामा थी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा था कि ये बाबरी और जो बाबरनामा है, ये पूरी की पूरी जो बाबरी और बाबरी नामा है, इस बाबरी और बाबरनामा के बारे में हमने देखा कि बाबर खुद लिखते हैं लेकिन लैंग्वेज तुर्की होती है। कौन सी होती है, तुर्की। इसलिए इसको 3 बार अलग अलग टाइम में, एक हुमायूं के टाइम में, एक अकबर के टाइम में, और एक शाहजहां के टाइम में। किसके टाइम में, शाहजहां के टाइम में। शाहजहां के टाइम में, तीनों के टाइम में क्या किया जाता है, अनुवादित किया जाता है। अब जब हुमायूं के टाइम में ये अनुवादित होती है, लैंग्वेज तीनों में कौन सी होगी, फारसी होगी। क्यों होगी लैंग्वेज फारसी, लैंग्वेज फारसी इसलिए होगी क्योंकि तुर्की में लिखी गई है। अब फारसी में पढ़ना जरूरी है। इस समय जो व्यक्ति होगा उसका नाम क्या होगा, पायंदा हसन। क्या होगा नाम, पायंदा हसन। इस समय जो व्यक्ति होगा वो होंगे अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना होंगे। ठीक, फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि इधर जो है फारसी भाषा में कौन करेंगे, मीर। अब आंखें कहाँ गड़ानी थी, याद है ना, आंखें कहाँ गड़ानी थी, अबू तालिब तुर्बाती। सिंपल, बस ये पिछला रिवाइज हो गया। अब देखो अगला, देखो तारीख ए रशीदी। अब जो तारीख ए रशीदी है, तारीख ए रशीदी, इसके लेखक कौन है, मिर्जा मोहम्मद हैदर। हैदर पिक्चर देखी है शाहिद कपूर की, है ना, कश्मीर के ऊपर ही बनी हुई है ना। जो एक इंग्लिश में एक प्ले लगता है शेक्सपियर का, हेमलेट, उस पे हैदर बनाई गई है और उसमें पूरा कश्मीर का ही सीन दिखाया गया है। तो अगर आपको ये हैदर याद नहीं हो रहा तो शाहिद कपूर की पिक्चर हैदर का नाम याद रख लीजिए। तो रशीदी और हैदर दो ही शब्द। अब देखो भाषा याद नहीं करनी क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि अधिकांश मुगल कालीन साहित्य कौन सी भाषा में था, फारसी भाषा में था। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर हमें क्या करना है, बस इस पे फोकस रखना है कि बाबर और हुमायूं का टाइम जो है उसकी घटनाएं हैं रशीद में। तो आपको क्या करना है कि रसीद पे आपको घटनाएं लिखनी है, रशीद पर आपको क्या लिखनी है, घटनाएं। ये घटनाएं आप किसकी लिखोगे, तो ये घटनाएं आप लिखोगे बाबर और हुमायूं की। किसकी, बाबर और हुमायूं की। लेकिन ये आप नहीं लिखोगे, एक व्यक्ति से लिखाओगे जिसका नाम होगा हैदर। चूंकि हैदर मुगल काल में है इसलिए भाषा कौन सी हो गई है, फारसी हो गई है। सिंपल, कोई यहाँ पे तकलीफ आपको नहीं आने देगा। इस जगह पे साहित्य पे हमें बहुत धीरज से क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर देखो थर्ड। अब थर्ड जाने से पहले मैं कीवर्ड लिख रही हूं, आप टाइप करते जाना। फारसी क्या है ये बताते जाना, और फिर बाबरी, बाबरी के कीवर्ड टाइप करते जाओ, फिर इसके अनुवाद बताते जाओ। अनुवाद भी कौन कौन से मैं बता रही हूँ, हुमायूं वाला अनुवाद बताते जाओ, और फिर अकबर वाला बताते जाओ, और फिर बताते जाओ शाहजहां के टाइम वाला। जो ये तीनों फारसी में अनुवाद हुए हैं, और ये तीनों अनुवाद कौन सी भाषा में है, फारसी में है। फिर अगर आपकी इच्छा है, अगर आपके आंखों पर आपको भरोसा है ना, अगर आपकी आंखों को आपको अपनी आंखों पे भरोसा है, तो मैडम बेवारज ने क्या किया था, कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने किया था। फिर हमें रशीदी, जो रशीदी थी, है ना, रशीदी, ये रशीदी के बारे में, इसकी भाषा बताओ कौन सी थी। लिखने वाले लेखक का नाम 1 वर्ड में बताना है। लेखक का नाम कैसे बताना है, 1 वर्ड में बताना है। ठीक है, और घटनाएं कौन कौन सी इसमें बताई गई है ये भी सिर्फ 1 वर्ड में बतानी है। सिंपल चीजें हैं। अब देखो आगे बहुत डर लग रहा होगा, इतना पूरा पावर पैक नाम है, हबीब उस सियार व कानून ए हुमायूनी। इतना पावर पैक नाम है, हबीब उस सियार व कानून ए हुमायूनी। अब देखो यहाँ पे याद रखो सियार, और यहाँ पे याद रखो कानून। इस पे आंख रख लो, इस पे क्या रख लो, आंख रख लो। अब सियार और कानून, ये दो शब्द तो आसान है। लेखक कौन है, अमीर आदमी है। कौन है, अमीर आदमी। देखो सियार और कानून, कानून के दर पे देखो गरीब आदमी की तो ऐसी तैसी हो जाती है, अमीर आदमी ही कानून या न्याय को भारत में क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपको कि मैम बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, इसलिए कह रही हूँ कि कितना पैसा हियरिंग में चला जाता है, वकालत के वकील के पास चला जाता है, और फिर कब 14-15 सालों के बाद आपका न्याय होता है। तो इसलिए न्याय महंगा है भारत में। तो अमीर आदमी ही कानून को अफोर्ड कर सकते हैं, अमीर आदमी ही अपने घर में सीआर रख सकते हैं। भाषा अगेन मैंने इजी कर दी, कौन सी होगी, फारसी। अब समझते हैं
कि ये किताब में लिखा क्या गया है। बाबर के अफगानों के विरुद्ध युद्ध अभियान, तो जितने भी बाबर ने अफगानों से लड़ाई लड़ी है ना, जितनी भी अफगानों से लड़ाई लड़ी वो इसमें लिखी हुई है। अब हमें करना क्या है, किस तरीके इसको दिमाग में जमाना है, कैसे इसको बहुत ज्यादा रटना नहीं है और फिर भी इसे दिमाग में रखना है, उसको देखो। तो देखो, लिखो सीआर, क्या लिखेंगे हम, सीआर, ठीक। और फिर यही क्लास आप बार बार देख लीजिए तो आपके दिमाग में चीजें क्या हो जाएंगी, पावर पैक हो जाएगी, शेयर। और फिर क्या, देखिए कानून। अब यहाँ पे सोचिए कि लेखक कौन सा होगा, तो लेखक कौन सा होगा, अमीर आदमी होगा। अब अपने आप अगला वाला नाम याद आएगा, खवांदा, खवांदा अमीर। अब ये कौन सी भाषा में है, भाषा का लेकर आपको एकदम क्लियर है, भाषा कौन सी है, फारसी है। फिर हमें ध्यान रखना है घटनाएं कौन सी है, तो हम याद रखेंगे बाबर के जो भी अफगान युद्ध है, बाबर और अफगान के बीच का जो भी टसल है, जो भी युद्ध है, जो भी टसल है, उसी का इसके अंदर क्या है, वर्णन है। क्लियर, आगे चलूं, चलो। हाँ, फिर से अगेन एक बार बोल देती हूँ कि टेस्ट सीरीज के लिए ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन फर्स्ट ग्रेड के लिए चल रही है बीकानेर, जयपुर और सूरतगढ़ वाले जगह पे, और सेकंड ग्रेड की भी जीके और हिंदी की बीकानेर, जयपुर, सूरतगढ़ पे चल रही है। और ये टेस्ट सीरीज जो है अच्छे तरीके से बनाई गई है, बहुत सोच विचार के। और फर्स्ट ग्रेड के जो टेस्ट पेपर हुए हैं अब तक, उनका मैं सॉल्यूशन भी दूंगी आपको दूसरे चैनल पे, एनडीसी क्लासेस 2 पे, जो मेरा चैनल है उस पे। तो आपको जल्द वहीं पे क्या मिलेंगे, सारे के सारे जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट बस, हाँ चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। हाँ, अब हुमायूं नामा पे आ जाते हैं। बीच में मोबाइल की टिंग आती है एकदम, तो मोबाइल साइड कर दिया भाई। इस वक्त जो है मैं और मेरे स्टूडेंट, ये हम दो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पीछे हमारे ईश्वर का आशीर्वाद, ठीक है। तो अब देखो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रशीदी, रशीदी पढ़ी थी हमने एक, तो इसके बारे में बताओ मुझे। और एक दो किताबें एक साथ याद रखनी है, एक सीआर याद रखनी है और एक कानून याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है, कानून याद रखनी है। ये दो बुक्स भी याद रखनी है। इसके लेखक का नाम क्या है ये भी बताओ, इसके लेखक का नाम क्या है, प्लस इसमें कौन सी घटनाओं का वर्णन है, कौन सी घटनाओं का इसमें क्या है, वर्णन है। इसको भी क्या रखना है, हमें याद रखना है। तो ये भी बता दो, रशीदी के अंदर कौन सी घटनाएं हैं ये भी बता दो, और बहुत आराम से। और अगर इस वक्त मैं लिखूं खवांदा अमीर, खवांदा अमीर, तो क्या आपके दिमाग में इमेज बन रही है, ठीक है। अगर मैं लिखूं मिर्जा हैदर, मिर्जा हैदर, तो क्या आप इस वक्त इन दोनों व्यक्तियों को जो इतिहास में दर्ज है उनको समझ पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। अब हम आ जाते हैं हुमायूं नामा पर, जिसपे मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। 6th क्लास की बुक से हुमायूं नामा जो है सभी स्टूडेंट की जान चिर परिचित रही हुई है, जानते हैं सब हुमायूं नामा को। इसकी लेखक है गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेसिकली अर्थ क्या होता है, कपड़े पर रंगाई की एक पद्धति है। ये भी कौन सी भाषा में लिखी गई है, अगेन भाषा का पंगा हमने शुरुआत में ही सॉल्व कर लिया है कि इसकी लैंग्वेज कौन सी होगी, फारसी होगी। फिर देखो, इसकी एकमात्र पांडुलिपि, इसकी एकमात्र पांडुलिपि ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में क्या है, उपलब्ध है। मतलब ये हाथ से लिखी गई है और इसका जो ये अब तक सेव होके रखी गई है वो कहाँ पड़ी है, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के अंदर। मतलब आप जाके लंदन म्यूजियम में देख सकते हो कि कैसे गुलबदन बेगम ने हाथ से सब कुछ क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो ठीक है, हुमायूं नामा में कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। फिर देखो, हाँ अब अगली जो सबसे टफ आ रही है, उससे पहले पिछली सारी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हुमायूं नामा हुई, फिर हमने क्या करा, फिर हमने सीआर और कानून, अमीर, फारसी, बाबर के अफगानों के विरुद्ध युद्ध अभियान कर लिया रिवाइज। फिर देखो रशीदी, मिर्जा मोहम्मद हैदर, हैदर पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, हैदर पे। भाषा कौन सी हुई, फारसी। बाबर और हुमायूं के समय की घटना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम देखते हैं अनुवाद में, हमने पायंदा हसन देख लिया, अब्दुल रहीम खान खाना देख लिया, मीर अबू तालिब तुर्बाती देख लिया, मैडम बवारिस देख लिया, और तुजुके बाबरी देख लिया। क्लियर, सबने एक बार सब चीज मतलब पहले से लेके 7 पेज तक जितना मैंने पढ़ाया अच्छे से देख लिया। अब आगे चलें, चलो अब आगे चलते हैं। फिर से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ, आराम से चीजें आपके दिमाग में बैठेगी। अब हम चल रहे हैं 5th नंबर बुक पे। अब देखो, नाम बहुत डिफिकल्ट है, मैं मानती हूँ नाम बहुत डिफिकल्ट है। ताजी किरात उल वाकियात, क्या है, ताजी किरात उल वाकियात, ये नाम है। लेखक कौन है, जौहर आफ्ताबची।
भाषा तो हमें पता है कौन सी है, अब क्या हमें इसे याद करना है? बिल्कुल नहीं। ना तो हमें इसे याद करना है, ना ही हमें इसे याद करने की कोशिश करनी है, हमें बस देखना है। देखो इन दोनों चीजों पे तो फोकस ही मत करो। वाकियात मतलब इसमें कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं, उर्दू या फारसी भाषा में वाक्य का मतलब होता है घटनाएं, तो कुछ ना कुछ घटनाएं लिखी गई है। लेखक कौन है? जौहर। अब देखो जौहर शब्द से आप परिचित हो, कैसे राजस्थान में बहुत जौहर पढ़े हैं आपने, रानी पद्मिनी का जौहर। तो याद रखो वाकिया और जौहर। तो जब भी आपको ऐसी बुक दिख जाए जहां पे वाकियात लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? वाकियात, तब आप ध्यान रखना कि लेखक का पहला लेटर, लेखक के नाम के पहले लेटर में क्या होगा? जौहर होगा। अब आफ्ताब जी को छोड़ दो, और जैसे ही आफ्ताब जी को छोड़ोगे दिमाग में वो अपने आप क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। चलो अब देखो सिक्स्थ, अब सिक्स्थ पढ़ने से पहले हम फिफ्थ को याद करते हैं। मतलब अगर हम वाकियात लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वाकियात, तो आपको लेखक के नाम का पहला शब्द अपने आप याद आएगा, और वो क्या होगा? जौहर। और पीछे आपको ऑटोमेटिक, मैंने कहा आफ्ताब जी, आफ्ताब जी अपने आप पीछे पीछे आपके दिमाग में घुस जाएगा, आपको कोई क्या नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम रशीदी पे आते हैं। तो रशीदी के लेखक कौन है ये भी आपको याद आ जाएगा, और फिर आपको आराम से याद आएगा कि हुमायूं नामा किसने लिखा है ना? हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखा है, ये भी आपको बड़े आराम से याद आएगा। सियार और कानून, सियार एवं कानून, सियार एवं कानून, ये दोनों जो हैं, ये दोनों बुक्स के पीछे किस व्यक्ति का नाम आएगा? अगर आपको याद आ रहा है तो आपको जरूर से क्या करना है, अभी टाइप करना है। ठीक, अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि जैसे जैसे हम समय के साथ आगे जाएंगे क्या ये चीजें भी हमारे साथ आगे जाएगी, या ये घनघोर रिवीजन मांगेगी। लेकिन देखो घनघोर रिवीजन तो नहीं, पर 2-3 रिवीजन तो ये मांगेगी। लेकिन मेरा दावा है कि मैं इतनी नियत लगा के और इतना समझा के सरल करके आपको पढ़ाऊं कि आपको घनघोर रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़े, 3-4 रिवीजन में ही आप क्या कर जाए, क्वेश्चन सही कर जाए। अब देखो तवारीख दौलत शेरशाही, क्या बात है, मतलब नाम है ही नहीं, मतलब पूरा का पूरा पावर पैकेज है ये नाम का। मतलब हमारे नाम देखो सिंपल सिंपल, किताबों के भी सिंपल सिंपल है यार। प्रेमचंद ने गोदान लिखी, 3 अक्षर का प्यारा नाम, कितनी जल्दी याद हो जाता है ना। और रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी लिखी, कितना जल्दी याद होता है। अब यहाँ देखो, मतलब पूरा का पूरा शो कर रहे हैं कि हम पावरफुल लोग हैं। तवारीख ए दौलत ए शेरशाही, तो हमें याद रखना है शब्द दौलत और शेरशाही, इन्हीं दो चीजों को हमें गौर से देखना है। अब उपनाम है हसन अली का। लेखक, हमें तो लेखक से मतलब है, तो लेखक कौन है? अब्बास सरवानी, अब्बास खां सरवानी। हमें इस सरवानी को ऐसे लिखना है, देखो ऐसे शेरवानी लिखना है। क्यों ऐसे शेरवानी लिखना है? जब आप इसको इस तरीके से स को श में चेंज कर देंगे तभी आपको याद रहेगा कि यहाँ शेर है, और शेर की वजह से लेखक के लास्ट नेम में क्या आएगा? सरवानी आएगा। तो अब सिंपल सी चीज है कि शेरशाह के व्यक्तित्व और उसके शासन का वर्णन है। तो अगर दौलत और शेरशाह शब्द दिख जाए, दौलत और शेरशाही, तो दिमाग में रखना कि जो भी लेखक है उसके पीछे श शब्द से ही स्टार्ट होगा, और वो क्या कौन सा होगा? शेरवानी होगा। उसको हम ऐसे शंकर जी वाला श बना देंगे, फिर उसमें शेरशाह के व्यक्तित्व और उसके शासन का क्या होगा? वर्णन होगा। क्लियर? आगे चलो। चलो फिर देखो वाकियात मुश्ताकी, मतलब प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है हमारे लिए। तो अब ये है वाकियात ए मुश्ताकी, तो हमें मुश्ताकी देखना है। ठीक है, लेखक कौन है? अब देखो मुश्ताकी के पीछे लेखक का नाम भी मुश्ताकी है, इसीलिए मुश्ताकी शब्द को याद करवाया गया है। आगे लिखा है रिजकुल्ला। अब बहुत मुश्किल है रिजकुल्ला याद करना, पर क्या करेंगे, 1 मिनट ठहरेंगे और ठहर के सोचेंगे कि मुश्ताकी किताब हमें याद रखनी है, और जो मुश्ताकी किताब हमें याद रखनी है उसके राइटर के नाम के पीछे भी क्या आएगा? मुश्ताकी आएगा। तो हमें यही दो चीज क्या करनी है? मैच। भाषा का पंगा हम क्लियर कर चुके हैं, कौन सी लैंग्वेज होगी? फारसी लैंग्वेज होगी। फिर देखो इसके अनुसार फरीद को शेर खां की उपाधि चीता मारने हेतु नहीं बल्कि एक दृढ़ किले को जीतने के उपलक्ष्य में दी गई थी। ठीक है, बढ़िया है। फरीद को शेर खां की उपाधि दरिया खां द्वारा दी गई थी। ये सारी बातें मुस्ताकी के अंदर लिखी हुई है। अब यहाँ पे रुकना नहीं है, इसको ज्यादा याद करने का कोशिश नहीं करना है, इसको छोड़ना है और कहाँ बढ़ जाना है? आगे। ठीक है, अब तारीख है शाही। अब देखो कंफ्यूजन शुरू होगा। क्यों शुरू होगा कंफ्यूजन? क्योंकि एक बुक पढ़ी आपने दौलत
एक शब्द मैंने दौलत याद करने को बोला था, एक शेर शाही याद करने को बोला था, है ना। फिर हम अभी पढ़ के आए हैं मुश्ताकी, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, शाही। अब यहाँ पे ये जो जगह है वो कंफ्यूजन की है। अब यहाँ पे तो सीधा याद रखना, इस स को मैंने इसमें चेंज करवा दिया आपको, तो शर्वानी, फिर इसको सही कर लो, जिसमें शेरशाह का ही व्यक्तित्व और उसके शासन का क्या है, वर्णन है। शेरशाह का व्यक्तित्व और उसके ही क्या है, शासन का वर्णन है। ऐसे बार बार बोलोगे ना तो भी मामला फिट हो जाएगा। मुश्ताकी, सामने कीवर्ड क्या मैच करना है, लेखक का मुश्ताकी ही मैच करना है। फरीद खां की उपाधि के बारे में लेकर ये कुछ थोड़ी बहुत क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बताएंगे ऐसा नहीं ऐसा था, ठीक है। अब हम किसको पढ़ रहे हैं, शाही को पढ़ रहे हैं। अब शाही, शाही जो अब एक बात बताओ, जब आप लोग सिलेक्शन ले लोगे तो आपको शाही ट्रीटमेंट मिलेगा ना, सब लोग चर्चा करेंगे, देखो यार इसकी मेहनत को मुकाम मिल गया। तो शाही मूवमेंट जो होता है ना वो यादगार होता है, क्या होता है, यादगार। तो अब देखो लेखक है अहमद यादगार, इस शब्द को पकड़ो, यादगार को, और याद रखना कि शाही चीजें जो हैं, जो शाही ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, यादगार होता है। कैसा होता है, यादगार। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। अब ज्यादा रट्टा नहीं मारना। किंवदंतियों पर आधारित होने के कारण विश्वसनीय नहीं मानी गई है ये बुक। शेरशाह की मुद्रा प्रणाली का उल्लेख किया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये क्या बताती है, शेरशाह की जो करेंसी का सिस्टम था, जो उसकी मुद्रा प्रणाली थी, किसकी मुद्रा प्रणाली थी भाई, तो जो शेरशाह की थी, किसकी थी, शेरशाह की जो थी, उसी का ये क्या करती है, वर्णन करती है। और ये मुद्रा प्रणाली यार बहुत याद रखनी जरूरी है, तो यादगार नामक इंसान ने इसको क्या करा है, लिखा है। तो इजी, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ अब देखो, तारीख है फरिश्ता, कौन सी है अगली, तारीख ए फरिश्ता। तो लेखक भी कौन है, फरिश्ता। तो फरिश्ता फरिश्ता मैच करेंगे। फरिश्ता अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह की सेवा में था, ठीक है, याद कर लो। पर पीछे एक तरफ बुक आएगी तो आपको राइटर को मैच करना होगा। अब जहां जहां कंफ्यूजन हो सकता है उन चीजों को आराम से देखो, बहुत धीरज रख रही हूं मैं, इतनी स्लो मैंने कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं की है, लेकिन आज करनी पड़ेगी आपके लिए। क्यों, क्योंकि मैं आपको सच में अपना मतलब एक वो होता है ना, कनेक्शन हो गया है, भले ही आप सामने नहीं हो, पर वो पीड़ा मैं फील कर पाती हूँ कि मैम साहित्य याद नहीं होता बेसिकली। तो इसलिए मैं इतनी स्लो मोशन में आई हूँ। तो आपको भी एकदम क्या रखना होगा, धीरज रखना होगा। कुछ देखो हमारा जो सिलेबस है ना वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। वो हमें सिखाता है कहाँ हमें तेज दौड़ना है, वो हमें सिखाता है कहाँ हमें धीरज रखना है, वो हमें सिखाता है कि कहाँ हमें बस ऐसे चुटकी बजाना है और आगे बढ़ जाना है। तो सिलेबस की ये वो जो जगह है वो हमसे पेशेंस की डिमांड करती है, जो हम दे रहे हैं। अब आ जाओ, और ये मोटिवेशन नहीं है, ये समझाना है कि आपको ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा सिलेबस को देखते हुए। इसलिए कहते हैं कि जो परीक्षा है वो आपके दिमाग का नहीं, आपके एटीट्यूड का टेस्ट है। अगर आपका एटीट्यूड बिल्कुल परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग आ गया, कहीं आप तेज है, कहीं आप धीमे हैं, कहीं आपको दौड़ना है, तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर वैसा एटीट्यूड विकसित नहीं हुआ तो थोड़ा थोड़ा क्या आएगा, मुश्किल आएगा। तो अब चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें दौलत, है ना, दौलत और शेरशाही, ये दो शब्द मैंने आपको लिख के दिए थे। तो पहले तो मुझे इसका आंसर बताओ कि भाई यहाँ पे कौन सा लेखक याद आना चाहिए। फिर हमें मुश्ताकी देखा था, क्या देखा था, मुश्ताकी। मुश्ताकी के सामने लेखक क्या याद रखना था, फिर मैंने कहा था आपको शाही। शाही के साथ आपको किसे याद रखना है। फिर हम कुछ पुराना भी पढ़े थे ना अभी, तो बाबरी, बाबरी और उसके जितने भी अनुवाद इंपॉर्टेंट है वो एक बार लिख के बता दो, ठीक है। फिर मैंने आपको हुमायूं नामा पे परेशान करना है थोड़ा, पर हुमायूं नामा आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। तो हुमायूं नामा का लेखक वेखक बताओ। फिर हम किसके साथ जाएंगे, रशीदी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, रशीदी के साथ, कि रशीदी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिर हम सियार और कानून, सियार और कानून नामक दो किताबें देखे थे, इनके बारे में भी मुझे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त आप दीजिए, फिर मैं आपको परेशान बिल्कुल नहीं करूंगी। अब देखो फरिश्ता तक हम आ गए हैं, और एक बार फिर से हम क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। तो चलो उल्टा करते जाते हैं, उल्टा आगे बढ़ते जाते हैं। तारीख है शाही, अहमद यादगार, और यहाँ पे हमें याद रखना है शेरशाह की मुद्रा प्रणाली। हो गया, चलो पीछे। मुश्ताकी, फिर से याद रखना है मुश्ताकी को, और आगे वाला शब्द देखो, रिजकुल्ला। हो गया। फिर फरीद खां की उपाधि के बारे में जो बातचीत है वो यहाँ की गई है, देख लिया अच्छे से एक बार और। फिर दौलत शेरशाही, याद रखना है शेरवानी, जिसमें शेरशाह के व्यक्तिगत शासन का क्या है, पूरा का पूरा वर्णन है।
देख लिया ये भी। फिर देखो वाकियात, वाकियात में मैंने कहा था जौहर शब्द को याद रखना है। किसको याद रखना है? जौहर शब्द को। फिर देखो हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, आराम से। और इसकी प्रति कहाँ स्थित है? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, देखो आराम से। फिर सियार और कानून, कौन है? खवांदा अमीर है, बाबर ने अफगानों के साथ जो भी लड़ाई की है उसका वर्णन है। ठीक। फिर देखो रशीदी, हैदर शब्द को याद रखना है, बाबर और हुमायूं के समय का इसमें क्या है? पूरा का पूरा वर्णन है। फिर देखो अनुवाद, ये सारे के सारे बाबरी बुक या बाबरनामा के अनुवाद है, जिसमें पायंदा हसन को देखो हुमायूं के काल में, अब्दुल रहीम खान खाना फारसी अकबर के काल में, मीर अबू तालिब तुर्बाती, मीर शब्द पे आंखें रखो और फिर समझ जाओ कि ये फारसी भाषा में शाहजहां के टाइम। मैडम बवारिस बहुत सिंपल इंग्लिश में। आगे चलें अब अपन, चलो वापस हम अपनी पीपीटी के 12 नंबर पेज पे चले जाते हैं, जहां से हमें आगे बढ़ना है। ठीक। अब देखो 11 नंबर, 11 नंबर पर आने से पहले मुझे ये बताओ कि यहां तक चीजें आसान हुई या नहीं। अगर चीजें आसान हुई है तो थम्स अप करो। वैसे जब साहित्य आपकी क्लास देख चल रही होगी मैं मौजूद रहूंगी। पिछली 2 क्लासेस में मैं मौजूद नहीं रह पाई। अब भाई मम्मी को थोड़ा काम भी करवाना पड़ जाता है कई बार, तो वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है कि हर वक्त पढ़ाई, हर वक्त पढ़ाई, हर वक्त क्लास। तो इसलिए मैं अब्सेंट रही थी, उनको थोड़ा मेरे से काम था। पर आज जब आप क्लास देखोगे या जब भी ऑन एयर होगी उस वक्त साहित्य देखते वक्त मैं आपके साथ मौजूद रहूंगी, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि इतना टफ है फिर भी हम इसे क्या करेंगे? पार निकाल लेंगे। फिर देखो तारीख ए दाऊदी। अब देखो तारीख ए दाऊदी जो है इसको देखो, दाऊदी, दाऊद का नाम सुना ही होगा ना, मोस्ट फेमस डॉन है वो, पिक्चरें बन गई हैं उनके ऊपर। तो तारीख ए दाऊदी, लेखक कौन है? अब्दुल्ला। आराम से देखो अब्दुल्ला। जहांगीर के शासन काल में लिखी गई है। शेर शाह के शासन का वर्णन है। बताओ जहांगीर को कितना बुरा लगा होगा, भयंकर बुरा लगा होगा कि यार तुम मेरे शासन काल में बैठ के मेरी बजाय किसका वर्णन लिख रहे हो? शेर शाह का लिख रहे हो। कितना मतलब जहांगीर का दिल जो है वो छलनी हो गया होगा। तो देखो दाऊदी लिख लो यहाँ पे, दाऊदी। अब दाऊदी में आपको क्या ध्यान रखना है? अब्दुल्ला। किसे ध्यान रखना है? अब्दुल्ला को ध्यान रखना है। किसके शासन काल में लिखा गया ये पूरा का पूरा? तो जहांगीर के शासन काल में लिखा गया था, लेकिन जहांगीर के बारे में नहीं लिखा गया था। किसके बारे में लिखा गया था? उल्टा शेर शाह के बारे में। मतलब शेर शाह कितना भारी आदमी कि वो जहांगीर के टाइम में भी उस पर क्या लिखी जा रही है? बुक लिखी जा रही है। तो दाऊदी, अब्दुल्ला, जहांगीर का टाइम, और बात किसकी चल रही है? शेर शाह की चल रही है। तो शेर शाह पे बैक टू बैक हमने क्या देखा है? बहुत सारा साहित्य देख लिया है। आगे चले, चलो अब देखो अकबरनामा। अकबरनामा तो सबके जबानों पे चढ़ी हुई बुक है। अगेन एक सिंपल बुक है। अब इसके लेखक पूरा का पूरा टीम है। अकबरनामा भाग 3, मतलब 3 पार्ट में लिखी हुई है, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति इसको लिख जाएगा। ये सब लोग जुड़ के क्या करेंगे? लिखेंगे। तो देखो अबुल फजल और शेख फैजी सरहिंदी, ये 2 लोग लगे, तब अकबरनामा के 3 भाग बने। पहला जो भाग है वो अमीर तैमूर से हुमायूं तक का वर्णन है। ये हमें ध्यान रखना है, अमीर तैमूर से हुमायूं तक का क्या है? उसके अंदर वर्णन है। दूसरे और तीसरे भाग में अकबर का 1602 ईस्वी तक का वर्णन है। तो दिमाग में रखना है कि जब अकबरनामा लिखी जाएगी, क्योंकि अकबरनामा एक मोटी सी बुक है जिसके कितने भाग है? 3 भाग है। 3 भाग है भाई। पढ़ने में भी डर लगेगा एक बार कि अकबरनामा पढ़े या नहीं पढ़े। अब लिखने के लिए 3 वॉल्यूम है, तो 2 आदमी लगेंगे, एक होगा अबुल फजल और एक होगा फैजी। बस फैजी याद रखो, शेख सरहिंदी गायब कर दो। अब ये जो बुक है इसमें याद रखना है कि पहले भाग में तो वो क्या लिखेगा? अपने पूर्वजों के बारे में लिखेगा। तैमूर से शुरू करेगा, हुमायूं पे खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो वो स्वयं है ना। तो यहाँ पे ये चीज एकदम क्लियर हो जाती है कि हमें तैमूर से शुरू करना है और हमें हुमायूं पे खत्म करना है। अब जो भी अगले भाग होंगे, दूसरे और तीसरे, इसमें भी कूल रहो एकदम कि यार अकबर लिख रहा है। अब अकबर को अपने लिए भी तो लिखना पड़ेगा। तो अकबर अपने बारे में लिखेगा, और कब तक लिखेगा? 1602 तक लिखेगा। अब थोड़ा मुस्कुराओ कि यहाँ तक अकबरनामा जो है वो बहुत अच्छे से आपको याद हो रही है कि भाई अकबरनामा अकबर लिखवाएगा, खुद तो लिख नहीं सकता, तो लिखवाएगा। किससे लिखवाएगा? तो 2 लोग लगेंगे, क्योंकि किताब के 3 वॉल्यूम आने हैं। ये कौन कौन होंगे? ये होंगे अबुल फजल और फैजी होंगे। अब पहले में वो क्या करेगा? पूरी वंशावली लिखवाएगा। अब जो वो वंशावली लिखवाएगा उसमें फिक्स है, उसमें क्या फिक्स है कि तैमूर से शुरू करो और अकबर से जस्ट पहले हुमायूं है ना। पियर्स का कभी ऐड देखना, बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का अकबर, ये पियर्स का ऐड आता था, उससे ये सीक्वेंस मुझे कभी भूलने में नहीं आई। ठीक है।
अब सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या करे अकबर, तो बोले मेरा खुद का टाइम तो लिखो यार, तो कहां तक लिखेगा, 1602 ईस्वी तक लिखेगा। करेक्ट, आगे चले, याद रखोगे। चलो अब देखो अगली अगली बुक और ही शानदार है, जिसे कहते हैं आईने अकबरी। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक। इसके तकरीबन 5 भाग है। कितने भाग है, 5 भाग है। और मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी, ये 3 जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेखक कौन है इसका, अबुल फजल है। और ये अकबरनामा का तीसरा भाग है। जो अकबरनामा का तीसरा भाग, देखो अकबरनामा समझो इधर बोर्ड पे, अकबरनामा, अकबरनामा जो है, इस अकबरनामा के कितने भाग हैं, 3 भाग। एक भाग, 2 भाग, 3 भाग। एक भाग ने उसमें क्या किया, अपने पूर्वजों को जगह दी, है ना, अपने पूर्वजों को जगह दी। अब उसके पूर्वज कहां से कहां तक, तो तैमूर से लेके वो कहां तक आया, तो पियर्स का एड, बाबर का बेटा हुमायूं, तो हुमायूं तक आया। अब दूसरे और तीसरे में भला वो क्या करे, तो वो लिखता है स्वयं अकबर, स्वयं के बारे में। और स्वयं के बारे में कब तक लिखेगा, 1602 ईस्वी तक लिखेगा। अब ये जो थर्ड है, इसी थर्ड को, जिसमें उसका खुद का ही वर्णन है, हम क्या कह रहे हैं, आईने अकबरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आईने अकबरी कह रहे हैं। अब ये जो आईने अकबरी है, ये भी बड़ी मोटी किताब है। इसके खुद के कितने भाग है, 5 भाग है। इन 5 में से पहले जो 3 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो कहलाता है मंजिल आबादी, जिसमें शाही घर परिवार के सब वाक्यों का वर्णन है, मंजिल आबादी। ठीक है, दूसरा जो है वो है सिपह आबादी। कौन सा है दूसरा, सिपह आबादी। इसमें सैनिक प्रशासन, नौकरशाही, उन सब का वर्णन है। तीसरी जो बुक है वो है मुल्क आबादी। कौन सी है, मुल्क आबादी, जिसके अंदर अकबर के प्रांत, राज्यों का प्रशासन, इनका। बाकी 2 के बारे में कला और संस्कृति जो है उसमें लिखा हुआ है। तो पहले 3 भाग जो है ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें राजनीतिक इतिहास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें शासन है, साहित्य है, कला है, संस्कृति है और धर्म है। इन सब का क्या है, इसके अंदर वर्णन है। क्लियर। अब आईने अकबरी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, फारसी लैंग्वेज में लिखी गई है। अब चलते हैं आगे। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है। जो जो किताब पूछूं उसका आंसर दे दोगे, तो एक एक थोड़ा सा आपका क्या हो जाए, टेस्ट हो जाए, छोटा सा आपका एक टेस्ट हो जाए। और इस छोटे से टेस्ट में हम छोटी छोटी बातें पूछेंगे। मुश्ताकी, ठीक है, लिखते जाओ। अब मुश्ताकी से क्या याद आता है, ये लिखते जाओ। उसके बाद लिखते जाओ फैजी और अबुल फजल, फैजी और अबुल फजल, ये दोनों मिलेंगे तब क्या होगा, ये भी लिख दो यार थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर शर्वानी, कौन सी बुक लिखेंगे, ये लेखक है शर्वानी, ये कौन सी बुक लिखेंगे। फिर हैदर, मिर्जा हैदर, ठीक है, मिर्जा हैदर, ये कौन सी बुक लिखेंगे, ये थोड़ा बता दो। फिर मैं आपको सारा रिवीजन कराऊंगी, तब आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कौन सी चीज आप सबसे ज्यादा क्या कर रहे हो, भूल रहे हो। फिर मिर्जा हैदर के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, मिर्जा हैदर के बाद आपको ध्यान रखना है, हाँ आपको आंसर देना है, बेसिकली ध्यान नहीं रखना है, आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो फिर आप मुझे शाही, शाही बुक किसने लिखी है। फिर आप मुझे बताओगे गुल बदन बेगम, गुल बदन बेगम, इन्होंने कौन सी बुक लिख दी, ये बताओ। और हाँ, एक बार के लिए इतनी बहुत है। अभी फिर से क्या करेंगे, पिछला पढ़ेंगे और सारा का सारा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अभी फिर से हम पीछे जाएंगे और सब चीज क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। उससे पहले पढ़ लेते हैं तबाकत अकबरी। अब देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, अकबरी, यही काम का है। लेखक देखो निजामुद्दीन अहमद। अब यहाँ पे पूरा नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे निजामुद्दीन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। अकबरी के आगे याद रखना निजा, निजा, निजा याद रखना। निजामुद्दीन अहमद, क्या याद रखना है, निजा। और इसमें याद रखना निजामुद्दीन अहमद है। इसके भी कितने भाग हैं, 3 भाग है। पक्षपात रहित ग्रंथ है। अब पक्षपात रहित का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें जो हैं वो इसमें नहीं लिखी हुई है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं के स्थान पर
मेहंदी ख्वाजा को सिंहासन पर बैठाने के षड्यंत्र का इसमें क्या है, वर्णन है। बेसिकली इसके अंदर एक कॉन्स्पायरेसी लिखी गई है कि कैसे जब बाबर की डेथ हो गई थी तो हुमायूं की जगह किसको बैठाने का प्लान बन रहा था, मेहंदी ख्वाजा को बैठाने का प्लान बन रहा था। ये इस बुक के अंदर क्या किया गया है, बताया गया है। तो दिमाग में जैसे ही अकबरी शब्द आए तो नजा को याद रखना है, निजामुद्दीन अहमद, और फिर दिमाग में ही फिक्स करना है। क्या फिक्स करना है दिमाग में कि यार देखो ये जो पूरा का पूरा बुक है ना, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताइए कि जब बाबर गुजर जाता है तो जो हुमायूं है उसको गद्दी पे बैठना चाहिए, लेकिन आसपास के लोग बड़ी कॉन्स्पायरेसी षड्यंत्र करते हैं, बिल्कुल एकता कपूर के सीरियल की तरह, और वो चाहते हैं कि हुमायूं की जगह किसको बना दे, मेहंदी ख्वाजा पर उनके दिल के अरमा आंसू में बह जाते हैं, क्योंकि हुमायूं के भाग्य में शायद लिखा हुआ था सिंहासन जो उसे मिला, भले ही अस्थिर रहा हो लेकिन मिला। फिर देखो मुंतखाब उत तवारीख, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, 1000 बार पेपरों में पूछी गई है। मुंतखाब उत तवारीख, अब हमें मुंतखाब पे फोकस रखना है। किस पे फोकस रखना है, मुंतखाब पे। अब इसका अन्य नाम क्या है, बंदायूनी है, तारीख ए बंदायूनी। अब क्यों है इसका अन्य नाम बंदायूनी, क्योंकि इसे अब्दुल कादिर बंदायूनी ने लिखा है। तो आपको दिमाग में क्या याद रखना है कि एक बंदा है जो कि मुंतखाब लिखता है, एक बंदा है जो कि क्या लिखता है, मुंतखाब लिखता है। बंदायूनी ने महाभारत, रामायण, राजतरंगिणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने किस किस का फारसी में अनुवाद कर दिया। देखो मतलब पूरे दिन बैठ के ये यही काम करते थे। बंदायूनी ने महाभारत, रामायण, राजतरंगिणी व सिंहासन बत्तीसी का क्या किया, फारसी में अनुवाद किया। किसमें अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद किया। बंदायूनी जो है अकबर के समय इमाम थे। तो बहुत सिंपल है, देखो मुंतखाब, मुंतखाब, अब ये मुंतखाब कौन देखेगा, बंदा देखेगा, यानी कि हमें बंदा से क्या याद रखना है, बंदायूनी याद रखना है, सिंपल। और फिर ये भी फारसी भाषा में है, बस याद रखना है कि महाभारत, रामायण और कल्हड़ की लिखी हुई राजतरंगिणी और सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी बहुत अच्छी है, मतलब मैंने पढ़ी भी है, इंग्लिश में पढ़ी है, हिंदी में नहीं, और बहुत मजा आया मुझे पढ़ के, पूरा का पूरा इतना अच्छा कहानी है सिंहासन बत्तीसी। कभी आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़ना, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो हिंदी में बुक लाना और उन्हें सुनाना, रोज एक सुनाना रात को सोते वक्त, बहुत अच्छी बुक है। सिंहासन बत्तीसी को भी इन्होंने क्या किया, फारसी में ट्रांसलेट किया, सिंपल। आगे चले, चलो अब देखो तुजु के जहांगीरी, अब कौन सी है, तुजु के जहांगीरी। अब हम 16 पे आ गए हैं, तो पहले एक बार क्विक क्या करेंगे, रिवीजन। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि मैं बार बार आपको पीछे ले जा रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना चीजें दिमाग में मिक्स हो जाएगी। हमें मिक्सिंग रोकनी है ताकि हम क्वेश्चन अगर एक भी आए, देखो अगर हम 20 किताबें पढ़ रहे हैं और 20 किताबें पढ़ने और रटने के बाद भी अगर हमारा पेपर में क्वेश्चन नहीं सही होता है तो वो क्लास आपके लिए बेकार है। क्यों बेकार है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी वो प्रोडक्टिव नहीं रही, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन सही नहीं हुआ और पूछा इसी में से गया है फिर भी सही नहीं हुआ, तो ये बहुत दुखद बात है। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि बहुत सारी चीजें आपको इस वक्त यहीं पे क्या करवा दी जाए, एक बार अच्छे से करवा दी जाए। फिर आप स्वयं बहुत मेहनती हैं, स्वयं आप बहुत बार क्या करते हो, क्लास देखते हो, रिवाइज करते हो, तो इसीलिए बार बार मैं पीछे ले जा रही हूँ, और ये पीछे ले जाना जरूरी है, इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ी क्लास क्या हो जाएगी उसकी वजह से लंबी। अब चलो क्विक रिविजन करते हुए चलेंगे। मुंतखाब किसको याद रखना है, बंदायूनी को याद रखना है। महाभारत, रामायण, राजतरंगिणी और सिंहासन बत्तीसी का फारसी में अनुवाद, क्लियर। फिर और पीछे जाते हैं, तबाकते अकबरी, क्या याद रखना है, निजामुद्दीन अहमद। क्विक करेंगे, षड्यंत्र का वर्णन है, कौन सा षड्यंत्र का वर्णन है, हुमायूं के जगह पे किसको बिठाना था, मेहंदी ख्वाजा को बिठाने का, हो गया। फिर चलते हैं आईने अकबरी, लेखक कौन है, अबुल फजल है, किसका तीसरा भाग है, अकबरनामा का तीसरा भाग है, और खुद के 5 भाग है जिसमें पहले 3 इंपॉर्टेंट है, मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी। फिर देखो अकबरनामा अबुल फजल और फैजी इन दोनों ने लिखी है, भाग इसके अंदर 3 है। पहले में तैमूर से लेके हुमायूं तक का वर्णन है, दूसरे और तीसरे में अकबर का 1602 ईस्वी तक उसने जो कुछ किया उसका वर्णन है। फिर देखो दाऊदी, मैंने कहा था दाऊदी में क्या याद रखना है, अब्दुल्ला, और याद रखना कि लिखा तो जहांगीर के टाइम में, लेकिन वर्णन किसका है, शेरशाह का। फिर देखो फरिश्ता, फरिश्ता ने लिखी है, फरिश्ता जो है बस इतना ही याद रखना है कि फरिश्ता किसने लिखी है, फरिश्ता ने लिखी है। फिर शाही यादगार आदमी लिखेंगे, अहमद यादगार। शेर शाह की मुद्रा प्रणाली, वहां पे लिखा हुआ है शेर शाह की कौन सी प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, हुआ रिविजन। फिर देखो मुश्ताकी लिखेंगे, लैंग्वेज पता है, फारसी है। फरीद खां का मामला है, किसका मामला है, फरीद खां और उसकी उपाधि का मामला है।
फिर देखो दौलत शेरशाही, दौलत शेरशाही शेरवानी ने शेरशाह के व्यक्तित्व और उसके शासन का वर्णन है। क्लियर। फिर देखो वाकियात, वाकियात में शब्द याद रखना है कौन सा, जौहर। बड़ी मुश्किल से याद आती है ये, पर कोशिश कीजिए, याद जरूर आएगी। हुमायूं नामा को हम छोड़ेंगे, गुलबदन बेगम। फिर हम आ जाते हैं सियार कानून, किसने लिखी है, खवांदा अमीर ने लिखी है। बाबर के अफगानों के विरुद्ध जितने भी युद्ध अभियान है उसका वर्णन है। फिर रशीदी जो है मिर्जा हैदर ने लिखी है, बाबर और हुमायूं के समय की घटनाओं का इसमें क्या है, वर्णन है। फिर हमने बाबरी या बाबरनामा पढ़ी थी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी, इसलिए हुमायूं, अकबर और शाहजहां के काल में फारसी में अनुवाद हुआ। पायंदा हसन ने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, और मीर अबू ताकिर जो है उन्होंने भी किया। ठीक, तो हो गया ना एक साथ क्विक रिवीजन। अब बढ़ेंगे आगे, कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, पेज नंबर याद रखेंगे, 16 तक आ गए थे है ना, हाँ 17 तक भी हो गया था। हाँ, अब यहाँ से पढ़ना है तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है। मैंने कहा ना दो लोग अपनी आत्मकथा लिखेंगे, एक बाबर और एक जहांगीर। तो जहांगीर की आत्मा, जहांगीर कहता है यार मुझे अपनी आत्मकथा लिखाने के लिए किसी दूसरे का जरूरत नहीं है, मैं खुद लिख लूंगा। तो ये कौन है, लेखक कौन है, जहांगीर है। जहांगीर के सिंहासन पर बैठने से लेकर शासन के 70वें वर्ष तक, कौन से वर्ष तक, 70वें वर्ष तक का इसमें क्या है, वर्णन है। तो जहांगीर के सिंहासन पर बैठने से लेकर शासन के 70वें वर्ष तक का इसमें वर्णन है। स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इसे मोतमिंद खान ने 19वें वर्ष तक पूरा किया। मतलब 17 साल तक तो जहांगीर खुद से लिखता गया कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। फिर धीरे धीरे बीमार हो गया, तो उसने कहा अब मैं नहीं लिख सकता, तो बोला मोतमिंद खां को कि तुम लिखो। तो 19वें वर्ष तक उसे क्या किया गया, पूरा किया। बड़ा कंपाइलेशन है, और हम पढ़ के भी क्या करेंगे यार, जहांगीर की आत्मकथा उसी तक सीमित है। तो जहांगीर की आत्मकथा जहांगीर खुद लिखते हैं। बस एक चीज याद रखना, बीच में बीमार हो जाते हैं तो फिर कौन लिखेंगे, तो मोतमिंद खां लिखेंगे। कौन लिखेंगे, मोतमिंद खां। आगे चले, चलो इकबाल नामा, इकबाल नामा किसने लिखा है, मोतमिंद खान ने। इजी, आगे चले, चलो बस एक बार देखो इकबाल खामा और मोतमिंद खान। तो देखो इकबाल, इकबाल, हाँ इकबाल के सामने लिख दो मोतमिंद, क्या लिख दो, मोतमिंद, बस सिंपल। और ये मोतमिंद खां को कैसे याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है कि जहांगीर जब है बीमार पड़ जाते हैं और अपना फिर तुझु के जहांगीरी पूरा नहीं कर पाते, तो फिर मोतमिंद खां को फोन करके बुलाया जाता है, बोले आओ यार लिखो यार मेरी थोड़ी आत्मकथा, तबीयत ठीक नहीं है अभी, थोड़ा कमजोरी महसूस हो रहा है। तो वो 19वें वर्ष तक उसे क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक, चलो फिर देखो पादशाहनामा, इंपॉर्टेंट है। पादशाहनामा शाहजहां के काल में है, किसके काल में है, शाहजहां के काल में है। 3 दरबारी विद्वानों द्वारा, मतलब शाहजहां भी एक नंबर, बोले अकबर जो है वो अकबरनामा लिखा रहा है दो लोगों से, एक है अबुल फजल और एक है फैजी। मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, मैं शाहजहां हूं, मैं 3 लोगों को बुलाऊंगा पादशाहनामा के लिए। अब वो कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो ये लाहौरी शब्द अच्छे से याद होगा, मोहम्मद अमीन कजवीनी। अब आपके ऊपर है कि आप कजवीनी को याद करो या अमीन को, ज्यादा सरल ये रहेगा कि आप कजवीनी को याद करो। फिर तीसरे कौन है, मोहम्मद वारिस है। कौन है, मोहम्मद वारिस। तो आपको याद रखना है कि पादशाहनामा, पादशाहनामा ये जो बुक है ये किसके टाइम की है, तो पहला देखो यहाँ शाह से उठा लेना, ये शाह है ना, ये शाह से उठा लेना कि ये शाहजहां की है। यही 2 शब्द से आपको याद आ जाएगा शाहजहां के टाइम की है। कौन, किसके टाइम की है, शाहजहां के टाइम की है। शाहजहां के टाइम की है पहली। दूसरी क्या याद रखनी है कि इसमें 3 लोग मिलके लगेंगे। कौन कौन से 3 लोग होंगे, पिछले शब्द याद रखने हैं, सोच के लिखने हैं, रट के नहीं। लाहौरी जो आपकी आंखों ने देखा है, अपने आप हाथ और पेन चलेंगे, कजवीनी, ठीक है। फिर वारिस, ये 3 लोग लगेंगे तब जो है आपके क्या लिखा जाएगा, ये पादशाहनामा जो है वो लिखा जाएगा। तो सिंपल, कोई तकलीफ नहीं पादशाहनामा में, ऐसे ही बस क्या करते जाना है, हमें पढ़ते जाना है। यहाँ हमें ज्यादा क्या नहीं होना, उलझना नहीं है। फिर देखो मुंतखाब उल लबाब, अब फिर से अब एक मुंतखाब तवारीख पड़ी है, मुंतखाब जो है वो बंदायूनी ने लिखी है, और एक ये है लबाब। तो इस बार हम लबाब शब्द याद रखेंगे ताकि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। तो देखो यहीं पे लिख लो कि एक तो हम मुंतखाब याद रखेंगे जिसमें हमें बंदा याद रखना है, बंदा,
यानी कि बंदायूनी। कौन होगा वो? बंदायूनी। दूसरी तरफ जब मुंतखाब शब्द आएगा तो पीछे देखना होगा किसे? लबाब को। और जब हम लबाब को देखेंगे तब हमें कौन याद आएगा? खाकी खां। खाकी पिक्चर देखी है आपने? खाकी पिक्चर बहुत अच्छी है। बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर है, उनपे है, पिक्चर नहीं है सॉरी, खाकी। खाकी एक वेब सीरीज है जो आपको नेटफ्लिक्स को पे देखने को मिलती है। तो वो मेरे को तो खाकी शब्द उसी से रिलेट किया हुआ है कि खाकी खा। या वर्दी देख लो पुलिस की कैसी होती है? खाकी होती है। तो लबाब, लबाब में कौन है आपके? खाकी खां। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है या याद करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि चिड़चिड़े औरंगजेब, जो इतने चिड़चिड़े थे औरंगजेब, उनका वर्णन है। तो औरंगजेब के इतिहास का वर्णन जो है इसके अंदर है। और औरंगजेब को चिड़चिड़ा कहने के लिए कोई मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे ना दे, मैंने उससे किसी ध्येय से नहीं कहा है, क्योंकि मैंने आपको याद ही ये कराया कि औरंगजेब बहुत परेशान रहता है मुगल काल के दौरान। मराठों ने जमकर उसके नाक में दम कर रखा होता है, इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए आप देखो स्थापत्य में, चित्रकला में, संगीत में औरंगजेब का कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। बीबी का मकबरा याद आ रहा है तो अच्छी बात है, और संगीत में भी इतना कुछ खास नहीं किया। तो मैंने याद करने के पर्पज से, या दिमाग में ये चीज फिक्स हो जाए उसके पर्पज से इन्हें कहा है। आगे चले, चलो। फिर देखो, नुस्खा ए दिल खुशा, मतलब दिल को खुश करने का नुस्खा, जल्दी से बताओ, बहुत जरूरी है। ये कौन? अब देखो इसके राइटर देखो, हिंदी के आदमी, मतलब भारतीय हिंदू आदमी, भीमसेन है। औरंगजेब के दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन है। औरंगजेब को बहुत ज्यादा चाहिए था दक्षिण भारत, ये दक्षिण की चाह ही औरंगजेब को खा गई। और मराठे लड़ने में बड़े अच्छे थे और मुगल साम्राज्य धीरे 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 क्या हो रहा था? वीक हो रहा था। तो ये जो दक्षिण की चाह थी औरंगजेब की, वो औरंगजेब के दिल की खुशी ले गई, इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। तो नुक्शा ए दिल कुशा, ये लिखा है भीमसेन ने। और भीमसेन इस चीज को डिफाइन कर पा रहे हैं परफेक्टली कि यार औरंगजेब इतने चिड़चिड़े हुए क्यों? क्यों? उन्हें दक्षिण में जाना था, दक्षिण में एक्सपैंड करना था, उत्तर भारत लगभग उन्होंने अपने हाथ में लिया था। तो ये जो दक्षिण की चाह है वो औरंगजेब के दिल को क्या करती है? खुश करती है। और इसी के लिए उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ कूच किया और अल्टीमेटली उनको हार लगी, तो वो थोड़े क्या हो गए? चिड़चिड़े हो गए। तो नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन ने लिखा है, औरंगजेब के दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन है। और यहीं पे हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं लबाब को, जो कि किसने लिखा है? खाकी खां ने। किसने लिखा है? खाकी खां ने। और ये जो है ये औरंगजेब का इतिहास है। सिंपल, औरंगजेब के टाइम क्या क्या होता है वो है। और ये जो बुक पुस्तक आपके सामने है इस समय, नुस्खा ए दिलकुशा, ये स्पेशली आपको बताती है कि दक्षिण भारत में औरंगजेब ने क्या क्या करना था उसके बारे में। ठीक, चलो। हाँ, अब देखो, खुलासत उत तवारीख। खुलासत उत तवारीख फिर से बहुत मुश्किल शब्द है, खुला। अब यहाँ पे सिर्फ खुला को पढ़ो, सत की जरूरत नहीं है। खुला कौन आदमी है? सुजान राय खत्री। कौन है? सुजान राय खत्री। तो खुला व्यक्ति कौन है? तो खुला व्यक्ति है आपके सुजॉन रॉय। कौन है? सुजॉन रॉय। बस इतना याद कर लो। अब ये क्या कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाभारत के पांडवों से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक, भाई बड़ा काम कर दिया इसने तो। महाभारत, कहा महाभारत? महाभारत के पांडवों से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक। भाई चरण का है सुजान राय जी आपके, इतना पेशेंस कि आप महाभारत से शुरू करो। अगर मैं सेकंड ग्रेड का सारा मुझे बुक निकालना है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का, अगर मैं सारा सिलेबस हेड टू टो तक अगर मैं हाथ से लिखूं और फिर उसे टाइप कराऊं, तो सोचो बिल्कुल कौन सा काम होगा? यही खुलासत उत तवारीख का काम होगा। एक मिनट। हाँ, कुछ लोगों को बेवक्त याद आ जाती है, वो अच्छा नहीं है। ये टाइम आपका और मेरा है, सिर्फ आपका और सिर्फ मेरा है, हम दोनों का ये टाइम है, किसी तीसरे की इस समय कोई जगह नहीं है। तो फोन को क्या कर दिया है? साइड कर दिया है। अब देखो खुलासत, मैंने कहा ना कि सुजान राय के तो जाके ऐसे चरण स्पर्श करने चाहिए कि सुजान राय जी आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने महाभारत के पांडवों से लिखना शुरू किया और कहाँ पे खत्म किया है? औरंगजेब तक। तो याद रखना खुलासत। तो देखो बहुत सिंपल है, कितना खुला आदमी है ये सुजॉन रॉय जी, जिनके हमें चरण स्पर्श करने चाहिए, हाथ नहीं थके इनके। देखो कहां से शुरू करते हैं? महाभारत से। महाभारत के पांडवों से शुरू करते हैं, ठीक। और आते कहाँ हैं? चलते 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 औरंगजेब तक। कहाँ तक आ जाते हैं? औरंगजेब तक आ जाते हैं, यहां तक आ जाते हैं। मतलब ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है ना? आगे चले, चलो याद रखना। अब
फिर देखो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ। अब अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला देखो शाहजहांनामा। अब शाहजहांनामा किसने लिखा है? इनायत खान ने लिखा है। किसने लिखा है? इनायत खान ने। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। शाहजहांनामा, इनायत खां। अब ये जो शाहजहांनामा है, इसमें कैसे आप इनायत को फिक्स करेंगे ये देखिए, ताकि आपको लंबे समय से याद रहे। तो आप देखो, इसे ऐसे याद करो, साह इहा, साहिया कर दो आप इसे। तो ये ई, ज की जगह ई डालो। ठीक है, जैसे ही आप ज की जगह ई डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनायत खान। क्या हो जाएगा? इनायत खान। शाहजहां को आप क्या कर दो? इहा कर दो। तो ज को ई से रिप्लेस करो तो आपको इनायत खान याद रहेगी। अब देखो शाहजहां नामा, और कौन है? सादिक खां है। इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। इस शाहजहां को सा कर दो, सड़क वाला सा कर दो और लिख दो शाहजहांनामा। और ये करना भी पड़ेगा क्योंकि इन दोनों पुस्तकों में बहुत ज्यादा क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। अब क्या करना है? अब बहुत सिंपल सा काम करना है। बहुत सिंपल सा काम क्या करना है? एक दीवार लगानी है, इधर लिखना है साह इहा, और यहाँ पे इस ई को पकड़ना है ऐसे गोले से, और उसमें क्या लिख देना है? इनायत खान। क्या लिख देना है? इनायत खान। फिर क्या करना है? फिर देखो शाहजहां। ठीक है, अब इस सा को पकड़ना है, शाहजहांनामा, इस सा को पकड़ना है और इसको क्या कर देना है? सादिक खां। क्या कर देना है? सादिक खां कर देना है। हो गया क्लियर? फिर देखो मज्म उल बहरी। अगला क्या है? मज्म उल बहरी। किसने लिखी है? दारा शिको ने लिखी है। तो मज्म उल बहरी, अब इस मज्म उल बहरी में क्या याद रखना? मज्म उल बहरी किसकी है? दारा शिको की है। किसकी है? दारा शिको की। अब बहरी और दारा शिको, तो याद रखो दारा बहरी। क्या याद रखो? दारा बहरी, दारा बहरी, दारा बहरी, बस दारा बहरी। इसी से आपको ये याद होगी। फिर देखो पद्मावत तो बहुत सिंपल है, हिंदी के अंदर लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी। ऐसा कहते भी हैं। अब आप हिंदी लिटरेचर के लोगों, आपको ज्यादा पता होगा कि अकबर का काल जो था वो हिंदी का थोड़ा स्वर्ण काल बोला जाता है। उस समय हिंदी के राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा था। अब मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, आप लोग सब्जेक्ट के हो, आपको बहुत अच्छे से इस बात का क्या होगा? पता होगा। उस समय बहुत सारा हिंदी जो है, हिंदी के अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे जो साहित्य हैं वो लिखे गए थे। तो पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। फिर देखो अवलोकनिषद। संस्कृत के अंदर फैजी ने लिखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अवलोकनिषद बहुत मुश्किल है याद रखना, तो सिर्फ आंखें रखना इस पे। अवलो और फैजी, क्या याद रखो? अवलो और फैजी। ये इंपॉर्टेंट बुक है। रस गंगाधर, या इसको बोलते हैं गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ। इंपॉर्टेंट बुक है। कैसी बुक है? इंपॉर्टेंट। रस गंगाधर और गंगा लहरी। तो रस, आप भगवान के भोग को रस बोलते हैं, पता है? हमारे यहाँ ठाकुर जी को जब भोग लगाते हैं ना, तो हम यही बोलते हैं कि भगवान को क्या चढ़ा रहे हैं? रस चढ़ा रहे हैं। तो आपको जगन्नाथ को क्या चढ़ाना है? रस चढ़ाना है। तो रस चढ़ाते ही आपको नाम याद आ जाना चाहिए, जगन्नाथ, है ना? जय जगन्नाथ। जैसे मेरे घर में यही बोला जाता है कि भगवान को रस चढ़ा रहे हैं। रस का मतलब है भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो रस जगन्नाथ। फिर देखो सुरजन चरित्र महाकाव्य। ये बहुत सिंपल है, याद होगा पहले से। किसने लिखा है? चंद्रशेखर ने लिखा है। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर देखो अनुवादित ग्रंथ। देखिए भाई कौन कौन सी चीजों का अनुवाद हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुवादित ग्रंथ पढ़ने के बाद हम पीपीटी को बैक ले जाएंगे, पीछे से सारा का सारा एक बार देखते हुए कहाँ आ जाएंगे? आगे आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम तय करेंगे कि हमें कितनी बार इसका और रिवीजन करना है आपको, ताकि क्या हो जाए, चीजें आपके लिए आसान हो जाए। और एक कोशिश करना, पता है क्या कोशिश करना? पहली बार जब वीडियो देखो तो कंप्लीट देखना, दूसरी बार वीडियो देखो पीछे से देख के आना, मतलब पीछे वाली चीजों को पहले देखना, फिर तीसरी बार रिवीजन करो, आगे वाली चीजों को पहले देखना। ऐसे करके दिमाग में पूरा मुगलकालीन साहित्य की एक इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अगर एग्जामिनर बाहर जाता है तो ऐसे एग्जामिनर को हाथ जोड़ देना, बोले हमारा जितना सामर्थ्य था उतना हमने किया। अब देखो अनुवादित ग्रंथ। पहला देखो महाभारत। महाभारत में यहाँ गौर रखना, र देखो मैं बड़ा लिख रही हूं, र आधा ज और म, रज्म, रज्म नामा है। किसके निर्देशन में है?
फैजी के निर्देशन में है। अब कौन कौन इसके साथ लगे हैं? मुल्ला शेरी याद रखना है, नकीब खां याद रखना है, बंदायूनी हम पहले भी पढ़े थे कि बंदायूनी महाभारत, रामायण, सिंहासन बत्तीसी। फिर देखो शेख सुल्तान, और कौन है? शेख सुल्तान हाजी। तो ये पूरे लोग हैं। अब इनके नामों को कैसे देखना है? तो इनके नामों को बड़े आराम से देखना है। मुल्ला शेरी पहला, पीछे की तरफ नहीं देखना है, ऐसे मेरे वीडियो देखते समय मेरे तरफ ही देखो आप। तो मुल्ला शेरी, फिर याद करो दूसरा नाम, तो नकाब पोश की इमेज बनाओ और नकीब खां। फिर आपको ऑटोमेटिक याद आएगा बंदायूनी, और बंदायूनी के बाद एक नाम बचेगा जो कि किसका होगा? शेख सुल्तान हाजी का। हज गए हुए होंगे तो शेख सुल्तान हाजी। फिर से रिवाइज करते हैं कि हमें महाभारत को याद करना है कि उसका अनुवाद हुआ है फारसी में। आगे कौन सा व्यक्ति है? फैजी है। अब फैजी इसका नाम क्या लिखेगा? तो र कंप्लीट, फिर ज आधा, फिर म, पीछे नामा लगाते रहेंगे। अब पूरी टीम है, टीम में पहला शब्द याद करो मुल्ला शेरी, फिर एक नकाब पोश की इमेज बनाओ तो नकीब खां, फिर क्या याद रखना है? बंदायूनी, तो ऑटोमेटिक याद आएगा, फिर सुल्तान हाजी है। ठीक है, आगे चले, चलो। अब देखो नीनावती, नल दंपत्ति और वेदांत, ये सब भी किसने करे हैं? फैजी ने करे हैं। किसने करे हैं? फैजी। मतलब फैजी को प्यार हो गया था इंडिया के बुक से, उसको बहुत अच्छी लगती थी, बोला ये सब अच्छी अच्छी को क्या करो, फारसी में ट्रांसलेट करो, है ना। भगवत पुराण, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, भगवत पुराण राजा टोडरमल द्वारा, किसके द्वारा अनुवादित है? राजा टोडरमल के द्वारा। ठीक है, फिर देखो भगवत गीता और योग वशिष्ठ। भगवत गीता और योग वशिष्ठ बड़ी इंपॉर्टेंट बुक, जिसका अनुवाद किसने किया? दारा शिको। अब यहाँ पे याद आ जाना चाहिए दारा बहरी। क्या याद आ जाना चाहिए? दारा बहरी। देखो ऐसे ही रिवीजन करना है, जहां चीज दिखे वहां पे रिवाइज करो। तो भगवत गीता, योग वशिष्ठ। फिर रामायण, रामायण में तो हमने पढ़ा था पहला बंदायूनी। अब देखो नकीब खां, शेख सुल्तान, फैजी। फैजी तीन लोग हैं। रामायण में कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। और रामायण के तीन लोग कौन कौन से हैं? बंदायूनी है, नकीब खां है और फैजी है। क्लियर, आगे चलें, चलो। फिर देखो 52 उपनिषद, 52 उपनिषदों का भी अनुवाद किसने किया था? दारा सिको ने। तो यही पढ़ो कि एक तो हम पढ़े थे दारा बहरी, है ना, क्या पढ़े थे? दारा बहरी। और एक अभी पीछे पढ़ के आए हैं, एक अभी पीछे कौन सी पढ़ के आए हैं? तो लो देख लो, भगवत गीता और योग वशिष्ठ। तो यहाँ लिख देते हैं भगवत गीता भी और योग वशिष्ठ भी। भगवत गीता और योग वशिष्ठ। भगवत गीता तो एक ऐसी पुस्तक है जो मतलब बहुत अच्छी बुक है, हर धर्म को मानने वाला व्यक्ति भी इसे पढ़े तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम धर्मों से परे है, काल से परे है, बहुत अच्छी बुक है भगवत गीता। इसे पता चलता है कि श्री कृष्ण को उस टाइम भी पता था कि समय चाहे बदलता जाए लेकिन चीजें वैसी रहेगी, तो ये चीजें जो है वो आपको अपने व्यक्तित्व के अंदर क्या करनी है? पैदा करनी है। सिरे अकबर नाम से किया। किसके नाम से किया? सिरे अकबर। तो इंपॉर्टेंट है, सिरे अकबर एक्चुअली क्या है? 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद है, किया किसने है? दारा शिको ने किया है। फिर देखो पंचतंत्र, ये भी याद है बहुत सारे लोगों को, अबुल फजल द्वारा, अनवर ए सुहेली नाम से। कौन से नाम से? अनवर ए सुहेली। अगर किसी को सुहेली याद नहीं रहता तो सहेली याद कर लीजिएगा। तो अनवर ए सुहेली नाम से पंचतंत्रा। ठीक, तो आगे चले, चलो। कालिया दमन, कालिया दमन भी इजी है, कौन करता है? अबुल फजल। ठीक है, अभार ए दानिश, इसके नाम से, दानिश शब्द याद रखो, किसके नाम से? दानिश नाम से। कालिया दमन जो है उसका अनुवाद। हाँ, फिर देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें पढ़ने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु से पहले हम यहाँ से पीपीटी को क्या ले जाएंगे? पीछे ले जाएंगे। यहाँ से पीछे क्यों ले जाएंगे? यहाँ से पीछे इसलिए ले जाएंगे ताकि एक बार दिमाग में क्या पड़े? इमेज पड़े। अब देखो फिर से करते हैं रिवाइज। अब कालिया दमन से पढ़ेंगे, तो कालिया दमन कौन करेगा अनुवाद? अनुवाद किससे करवा लो? तो अनुवाद करा लो आप अबुल फजल से। किससे करा लो? अबुल फजल से। और पीछे क्या लिख लो? दानिश। क्या लिख दो? इसका अनुवादित नाम क्या होगा? दानिश होगा। तो ये पहली चीज, मतलब तीन ही चीजें दिमाग में रखनी है, कालिया दमन और अबुल फजल और दानिश। क्लियर, आगे चलो, चलो। फिर देखो 52 उपनिषद। अब जैसे ही 52 उपनिषद आए, सिरे अकबर। अब सिरे अकबर देखते ही पता चल जाएगा कि ये आदमी दारा है, तो यही दारा का सब कुछ रिवाइज कर लो कि यार अनुवाद किया है इन्होंने भगवत गीता का, योग वशिष्ठ का, भगवत गीता का और योग वशिष्ठ का। और किसका? योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ।
योग वशिष्ठ का भी क्या किया है इन्होंने, अनुवाद किया है। फिर आपको ध्यान रखना है दारा बहरी जो मैंने आपको बताया, वो भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। पंचतंत्र, पंचतंत्र में तो देखो बहुत सिंपल है। पंचतंत्र में भी किस किस व्यक्ति को याद रखना है, अबुल फजल को। किसको याद रखना है, अबुल फजल को। और याद रखना ये सहेली है, क्या है, सहेली, तो सुहेली लिख दो। क्या लिख दो, सुहेली। क्लियर। फिर देखो, फिर भगवत गीता दारा शिकोह के द्वारा। रामायण में कौन है, बंदायूनी है, नकीब खां है, शेख सुल्तान फैजी है। फिर देखो नीलावती, नल दंपति और वेदांत, इसमें कौन है, फैजी है। भागवत पुराण में एक अलग आदमी दिखता है आपको, और वो कौन है, राजा टोडरमल है। ठीक। फिर देखो अनुवादित ग्रंथ में महाभारत में र, ज और म, आधा ज और म याद रखना है। फैजी के निर्देशन में हो रहा है, मुल्ला शेरी, नकीब खां, बंदायूनी, शेख सुल्तान हाजी। फिर चलते हैं पीछे, अवलो। अवलो आते ही आपको दिमाग में इमेज किसकी बनानी है, फैजी की। रस के साथ किसको मैच करना है, जगन्नाथ को। सुरजन चरित्र महाकाव्य में कौन होगा, चंद्रशेखर। फिर देखो शाहजहां को बताया, सा यहाँ याद रखो, तो इनायत खां। और शाहजहां नामा में सड़क वाला सा लिख दो, तो सादिक खां हो जाएगा। बहरी पहले ही याद कर चुके हैं, दारा बहरी। और पद्मावत आपको बहुत अच्छे से पता है, मलिक मोहम्मद जायसी है। तो जितने भी अनुवादित ग्रंथ हैं उनकी हमने क्या मार ली है, एक बार पूरी की पूरी रिविजन मार ली है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में। ठीक है, हाँ, अब महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु में देखो पहला क्या लिखा हुआ है, जानकी परिणय ग्रंथ। ये कौन सी लैंग्वेज में है, संस्कृत। किसके द्वारा लिखी गई है, चक्र कवि। तो देखो बहुत सिंपल है, जानकी, श्री राम और जानकी। बी पराग का वो भजन सुना है, श्री राम और जानकी वाला, कितना अच्छा है। तो याद रखना, जानकी जनक नंदिनी। तो जानकी की शादी यानी कि सीता की जो शादी है, उसका परिणय का मतलब शादी होता है ना, तो उसके परिणय का ग्रंथ है वो। देखो जानकी की आ रहा है, यानी कि राइटर के नाम में भी क आएगा, चक्र कवि। और कौन सी लैंग्वेज में है, तो याद रखो कौन सी लैंग्वेज में है, संस्कृत में है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर देखो ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखी है ना, ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ये किसने लिखी है, अब देखो पावर पैक नाम है, अब्द अल हक अमानत खान सिराजी। अब हम तो टेंशन में आ जाएंगे कि यार इतना लंबा चौड़ा नाम कैसे याद करेंगे, याद करना भी नहीं है। बोलो ताजमहल पे जिन्होंने कुरान की आयतें लिखी है, अच्छी बात है, हम उसे याद नहीं करेंगे क्योंकि इतना याद करना क्या नहीं है, संभव नहीं है। छोड़ो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ क्या कर लो, एक बार पढ़ लो, हम नहीं भागेंगे इसको याद करने के पीछे। ठीक है, फिर ये अपने आप आएगा, ये अमानत खान अपने आप अपन को याद हो जाएगा, फिर ज्यादा नहीं नखरे करेगा। मखफी उपनाम से रचनाएं, मखफी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कल को अपनी बुक निकालूं आप लोगों के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए अच्छा कंटेंट सब कुछ सही से करके निकालूं, तो मैं हो सकता है कि नाम रचा नहीं रखे कुछ और रख दूं, कोई उपनाम अख्तियार कर लूं। तो उपनाम, मखफी उपनाम से कौन लिखी है, जहां आरा लिखी है। कौन लिखी है, जहां आरा। हितोपदेश का अनुवाद, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया है, ताजुल माली ने किया है। तो हितमाली याद रखना, हितमाली। क्या याद रखना, हितमाली, आप क्या रखना, याद रखना। क्लियर, आगे चलें। चलो, मुगलों में हिंदी कविता, मैंने कहा ना हिंदी कविता का स्वर्ण काल जो है वो किसके टाइम रहा है, अकबर के टाइम रहा है। फिर देखो वीए स्मिथ, अब ये स्मिथ तो भाई इन्होंने हद कर दी है मुगल काल में, पर फिर भी देखते हैं। मुगल कालीन बाग और उद्यान भारतीयों की एक प्रमुख, भारतीयों को एक प्रमुख देन है कि अगर मुगल भारत आए, राज करा, तो भारत को क्या गिफ्ट किया, तो वीए स्मिथ ने किया कि मुगल गार्डन्स जो हैं वो भारत को गिफ्ट है। फिर देखो मानसिक संतुलन खराब होने के कारण आत्महत्या किसने कर ली थी, दसवंत जो चित्रकार था ना, उसने कर ली थी। तो आज आपको सुसाइड के केस नहीं दिखते हैं, उस समय भी लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ता था। चलो आज तो बेचारे फोन पे ठीकरा फोड़ देते हैं, जो देखो इस छोटे से फोन के पीछे पड़ा है, बोलते हैं फोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन अभी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फोन से पढ़ पढ़ के सफलता भी पाई है। तो चीज खराब नहीं होती, उपयोग खराब होता है कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हो। आज आप इसे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो, बेस्ट है। आप इसे तफरी के लिए इस्तेमाल करो, फिर वो बेस्ट नहीं होगा। तो उस समय तो फोन नहीं था, फिर मानसिक संतुलन कैसे बिगड़ा। मुगल काल में तख्ते ताउस का वर्णन किसने किया है, ट्रेवेनियर ने। ये पॉइंट जो है 11th-12th की नई वाली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मुगल काल में जो तख्ते ताउस था उसका वर्णन जो है वो किसने किया है, ट्रेवेनियर ने। फिर देखो
इस्लाम का 1000 वर्षों का इतिहास लिखवाया गया, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये काम किसने किया? अकबर ने किया। फिर प्रबोध चंद्रोदय, ये एक बुक है जिसके लेखक है श्री कृष्ण मिश्र, फारसी में अनुवाद हुआ और शीर्षक क्या निकला? गुलजारे हाल। क्या निकला? शीर्षक गुलजारे हाल। तो प्रबोध चंद्रोदय याद रखना कि लेखक इसके श्री कृष्ण मिश्र हैं, और जब इसका फारसी में अनुवाद होता है तब इसका शीर्षक क्या होता है? गुलजारे हाल। औरंगजेब के शासनकाल का अधिकाधिक इतिहासकार जो था उसका नाम क्या था, जिसने औरंगजेब के टाइम का सबसे ज्यादा क्या लिखा है? इतिहास लिखा है, तो वो है मोहम्मद काजिम। कौन है वो? मोहम्मद काजिम है। ठीक, आगे चलो। हाँ, तो चलो, आज की क्लास पूरी हुई, और साहित्य थोड़ा तकलीफ देता है। मुगल कालीन साहित्य, बाकी साहित्य तकलीफ नहीं देता, मुगल कालीन देता है। और उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरी होंगी, क्योंकि आज मुझे भी बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे आपके दिमाग में ये चीजें फिक्स कर पाऊंगी। पर मैंने धीरज से किया। मैंने कहा देखो, आज धीरे चलते हैं एकदम। रोज हम थोड़े थोड़े दौड़ते हैं, कभी हम थोड़े कम दौड़ते हैं, आज तो हम एकदम स्लो हो जाएंगे। तो इसलिए क्लास भी थोड़ी लंबी हो गई। अब दूसरी मेरी जिम्मेदारी है कि जब आप ये क्लास देखोगे उस वक्त मैं पूरे टाइम मौजूद रहूंगी। पूरे टाइम वहां पे ब्लू आपको मेरा नाम दिखता है, रचा खिराड़ू, तो मैं मौजूद रहूंगी और मैं ये चेक करती रहूंगी कि आपको याद हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि पेपर देने सिर्फ आप नहीं जा रहे हो, आपके साथ मैं भी जा रही हूँ। और जब ये दिमाग में मेरे रहता है कि पेपर देने सिर्फ आप नहीं जा रहे हो, आपके दिमाग में बंद होकर मैं भी जा रही हूँ, तब फिर मैं एकदम, वो कहता है ना, एकदम मुस्तैद सिपाही की तरह, जो है सेनापति की तरह काम करती हूँ। अब अगेन फिर से एक बार बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर करके पूछते हैं मैम मैटर कैसे ले, आपका जीके का फर्स्ट पेपर का मैटर कैसे ले? तो उसका एक तरीका है, वो ये है कि आप फर्स्ट ग्रेड की जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है उसके नोट्स और पीडीएफ जो है आपको उसके साथ निःशुल्क मिलते हैं। एप्पल जो आपका ऐप स्टोर है, जो आपका प्ले स्टोर है, उस पर आपको मिलता है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन, उसी पे मिलती है। फिर ये 200 टेस्ट की है। अब कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे रीट मेंस का कंटेंट है, नहीं, यहाँ पे रीट प्री का कंटेंट है। मेंस का सेपरेट बैच तब लॉन्च होगा, या सेपरेट टेस्ट सीरीज सेपरेट कंटेंट तब लॉन्च होगा जब रीट प्री का रिजल्ट आ जाएगा, उस समय खरीदना। अब देखो, हाँ, लेकिन जिनको रीट रीट मेंस लिखोगे कब? जब रीट प्री होगा। तो रीट प्री के लिए ये है। फिर देखो सेकेंड ग्रेड के लिए ये है, जिसके अंदर आपके 50 टेस्ट पेपर है, प्लस आपका क्या है, उसके अंदर नोट्स जो हैं वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको निःशुल्क दिए गए हैं, प्रिंट आपको स्वयं निकालना होगा। और अब आपको पता है कि हमारे कंटेंट में बहुत पावर है, टेस्ट सीरीज में भी पावर है। तो बिल्कुल समय मत खराब कीजिए, जल्दी से इन्हें क्या कीजिए, परचेस कीजिए। साथ में आपको क्लासेस भी क्या मिलती है, देखने को मिलती है। तो चलो, आज की क्लास कंप्लीट हुई। और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एनडीसी क्लासेस 2 न्यू डेफिनेशन ऑफ कोचिंग 2 को, जिसका पहले लोगो ब्लू था, अब रेड कर दिया गया है, और जल्दी से उसे सब्सक्राइब करना, ताकि हम जो हैं वो क्या कर सके, वहां पे सारे के सारे जो टेस्ट पेपर हैं, जो मैंने अभी ऑफलाइन टेस्ट पेपर में आपको, मैंने और सर ने, हमने मिलके दिए हैं, पूरी टीम ने, अजय सर भी लगे हैं, और साइंस वाले सर का भी योगदान है। ऐसा नहीं है कि हमने अकेले ने किया, सबने हमने मिलके किया है। तो उसको हम वहां पे आपको करवाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी टेस्ट सीरीज में सबसे वैल्यूएबल कंटेंट था। दूसरा, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लास देख के वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और उसी पैटर्न पे आप आगे देखेंगे आपका पेपर भी आएगा। तो ठीक है, इतना आज के लिए बहुत है। और प्लीज मुगल काल के साहित्य को अच्छे से करना, वैसे मैं मौजूद रहूंगी, फिर जो भगवान की इच्छा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।